इवनिंग बच्चों लोग, आज हम आपके लिए सीरीज लेके आए हैं क्लास 11 का PYQ, जो कि स्टार्ट हम करने वाले हैं 2020। ठीक है। एक्चुअल में हम टोटल आपके लिए 5 सीरीज लेके आने वाले हैं 2020 से लेके 25 तक का। तो आज पहला सीरीज जो है बच्चों वो 2020 का हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसको अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम मेरा क्या है, बहुत नजदीक है भाई। हमारा एग्जाम क्या है, बहुत नजदीक होने वाला है। तो बच्चों क्लास 11 के लिए जो हमने PYQ सीरीज आपके लिए लाया है 2020 का, ये हमारा पेपर जो होने वाला है बच्चों, ये 2020 का होने वाला है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है और इसको हम लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमारा जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है प्रेशर का, तो हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया, और फोर्स का डायमेंशन होता है MLT पे पावर -2 और एरिया का बच्चों होता है L²। तो अगर हम देखें यहाँ से एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा M, L ऊपर जाएगा तो L पे पावर -1, T पे पावर -2। चलिए आइए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, 3 गलत है, 3 भी सही, 3 भी नहीं है, और ये भी गलत है। तो M L पे पावर -1 और T पे पावर -2 हो जाने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू। तो हमें पता है बच्चों कि 1 जूल जो इक्विवेलेंट होता है, 1 जूल जो इक्विवेलेंट होता है बच्चों, वो 10⁻7 अर्ग। जूल जो है किसी का ऐसा यूनिट, हमारा SI यूनिट ऑफ वर्क होता है, कह सकते हैं आप वर्क का बच्चों SI यूनिट होता है। वहीं पर अगर हम CGS में नापे तो जो होता है वो अर्ग होता है। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। उसी तरह बच्चों अगर हम फोर्स को मेजर करें तो फोर्स अगर क्वेश्चन में रहता तो न्यूटन होता, और अगर हम इसको CGS में नापते, CGS में तो होता हमारा डाइन। और याद रखेंगे आप 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। तो ये हमारा SI में जूल था बच्चों, CGS में हमें मांग रहा था तो अर्ग होता है हमारा जूल का CGS यूनिट। ठीक है। अगर उसी तरह फोर्स का मांगता तो न्यूटन, और CGS में होता तो डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है, द यूनिट ऑफ टॉर्क। तो बच्चों ये टॉर्क है क्या? जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन इफेक्ट दिखाता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन इफेक्ट दिखाता है, तो उसमें जो फोर्स आता है, कपल ऑफ फोर्स, जिसको हम एक और नामों से जानते हैं, टॉर्क का ही दूसरा नाम है बाबू कपल ऑफ फोर्स। एक्चुअली भी टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर से हम समझा देते हैं, हमारा जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों रोटेशनल इफेक्ट के लिए, वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम फोर्स को देखें तो हम न्यूटन में नापने वाले हैं और डिस्टेंस को मीटर में, तो हमारा जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो हो जाने वाला है न्यूटन मीटर। तो हमारा फर्स्ट आंसर ही सही हो जाने वाला है। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बच्चों ये तो बहुत इजी है, लेकिन हम इसको अच्छे से सॉल्व करके देखेंगे। कैसे भाई? तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू G M1 इंटू M2 अपॉन में R² होता है। सर अगर हम यहां से G निकालते हैं तो ये जाके इससे मल्टीप्लाई F इंटू R² अपॉन में बच्चा M1 इंटू M2 हमारा डिवाइड में आने वाला है।
तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है mlt पे पावर -2। r जो है, r का जो होता है वो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है ग्रेविटेशनल फोर्स में जो दो मास के बीच हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर l स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और मास को हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो यहाँ m जब ऊपर जाएगा तो अपने साथ -1 को लेके जाएगा, l 2 और 1 3 हो गया बच्चों, और t पे पावर -2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है। m पे पावर -1, l पे पावर 3 और t पे पावर -2। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें बच्चों, तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो हम आपको ऐसा पहले बताते हैं कि हमारा जो वेक्टर होता है वो क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि वेक्टर वो होता है सर जिसके पास क्या हो, हमारा मैग्नीट्यूड हो, और सर क्या हो, डायरेक्शन हो। तो सर एंगुलर मोमेंटम है पहला नंबर, तो ये तो भाई वेक्टर होता है, हम लोगों ने कितनी बार पढ़ा है। फोर्स ये भी वेक्टर होता है, ये भी वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर होता है, क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किसी इनिशियल से फाइनल का दूरी होता है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट का, तो ये अगर आगे आप 12 में जब जाएंगे तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं टेंसर क्वांटिटी। अब ये टेंसर क्या होता है अभी नहीं पूछिएगा, अभी इतना समझिए कि अगर हमने किसी दो वायर को लिया और ये वायर दूसरे से टिल है 30 डिग्री पर, और एक वायर घर गया, हमने 2 एम्पियर का करंट यहां लिया और 3 एम्पियर का करंट यहां लिया। अगर बच्चों ये वेक्टर लॉ फॉलो करता तो इसका जो रिजल्टेंट होता है, इस दोनों वायर से आने वाला करंट का रिजल्टेंट जो होता वो R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता। लेकिन हमें पता है यहां पर जो हमें करंट मिलता है वो 5 एम्पियर का मिलता है, जो कि शो करता है कि सिंपल अलजेब्रा। और अगर कोई वेक्टर रूल को फॉलो करता तो वो वेक्टर रूल से सॉल्व होता, लेकिन यहाँ तो ये सिंपल अलजेब्रा शो कर रहा है। तो बच्चों आगे हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक करंट को टेंसर, लेकिन अभी आप इतना जाने कि ये वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता है, इसी के लिए हमारा आंसर जो होगा वो नॉट पूछा जा रहा है, नेगेटिव है, तो वो हमारा ये हो जाएगा, ये वाला। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए, तो अब हम अपने 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत सा है। कहता है मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बच्चों मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, आप लोगों ने सबने बहुत लंबा लंबा छक्का मारा होगा ऐसा, ये होता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि एक पाथ कवर करता है, ट्रेजेक्ट्री। अगर इसकी पाथ की बात करें तो ये ट्रेजेक्ट्री पाथ है। बच्चों ये डिस्टेंस जो होता है ये रेंज होता है हमारा, ये वाला जो होता है ये हाइट कहलाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं ऐसे, तो वो u स्पीड से जाता है, और जो ये एंगल बनाता है बच्चा रेंज के साथ, इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल एंगल। तो बच्चों यहां पे ना मैक्सिमम रेंज का बात किया, तो याद रखेंगे हम कि मैक्सिमम रेंज जो होने वाला है बच्चों वो मेरा 45 डिग्री पर होता है। कितने पर होता है भाई, 45 डिग्री पर होता है। और हमारा जो रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा अपॉन में g। तो बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो u स्क्वायर 2 थीटा, तो 2 को 45 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा बच्चा, और यहाँ g साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में g। तो हमारा क्वेश्चन आ गया, ये आंसर आ गया, सॉरी। हो सकता है इस क्वेश्चन में पूछ दे बच्चा कि आप बताएं कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक चीज कांस्टेंट क्या रहता है, तो मेरा बच्चा बोलेगा वो g होता है। पूरा रास्ता जो प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट रहता है वो g होता है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान किस
हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कहाँ का वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, तो आप याद रखेंगे इस डायरेक्शन का वेलोसिटी जो कि हॉरिजॉन्टल होने वाला, हॉरिजॉन्टल में चेंज नहीं होता है। यहाँ पर तो वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज करता है बच्चों। तो हॉरिजॉन्टल में हमारा कोई भी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता है। तो उस रेंज के केस में अगर अपर की बात करें तो वहां बढ़ता है और घटता है। तो पूरी रास्ता अगर सेम का बात करें कांस्टेंट का तो ये। और पूछा जाए कि मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल बताइए जैवलिन कितना से हम फेंके जो बहुत दूर जाने वाला है, तो मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल का एंगल 45 डिग्री होता है। बहुत इजी आता है बच्चों, आप लोग लगातार बने रहे, हम आपके लिए सारा सीरीज लेके आएंगे और आप टेंशन फ्री रहे एग्जाम से। आप 40 में 40 बनाकर आएंगे। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों आपसे कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम एक ट्रिक आपको बताते हैं। जब हम डिस्प्लेसमेंट को चेंज करते हैं तो वेलोसिटी बनता है, और वेलोसिटी को चेंज करते हैं तो एक्सीलरेशन बनता है। तो बच्चा यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ना अपना इसको उल्टा चला जाना इधर से ऐसा। तो वेलोसिटी से क्या बनने वाला है भाई, वेलोसिटी और टाइम से डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है, डिस्प्लेसमेंट। ये तो सर बिंदु वाला सवाल था। यहां पे कह रहा है बच्चों ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड हाइट ऑफ टावर। कितना बच्चा वाला सवाल, आप लोगों ने तो कितना हैवी प्रॉब्लम बनाया। ये टावर हमारा बीएसएनएल का, यहां से बच्चा ने बॉल को फेंका तो भाई पूरी रास्ता जो गिरता होगा इस पे जी लगता होगा एकदम सर। जब बॉल को फेंक रहा होगा तो बॉल तो उसके हाथ में होगा, तो यू कितना 0, यू 0, जी का मान भाई हमें बोल दिया है 10 लेने 10। तो हाइट निकालने बोला है, तो हमें पता है h बराबर ut और प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो h u कितना है भाई 0, t यहाँ पर 10, ये तो 0 हो जाएगा, हाफ g का मान 10 और t हो जाएगा हमारा 4 इंटू के 4, तो 2 से 5 बार में, तो 4 4 जा 16 और 5 तो 80 मीटर। तो इस बॉल भाई साहब ने इस टावर के 80 मीटर को डिस्टेंस को तय किया। तो कहा है भाई 80, ये नहीं है, ये आंसर है। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और हम फिर से बता दे रहे हैं ये 2020 का पेपर है भाई। ए फोर्स 0.4 न्यूटन, ये तो बच्चा देखते साथ बता देगा आंसर। फोर्स है 0.04, एक्ट ऑन ए बॉडी, मास कितना दिया हुआ है 1 kg। हमारा बच्चा से पूछ रहा है क्वेश्चन एक्सीलरेशन, अरे बच्चा वाला सवाल है भाई। F इज इक्वल टू एम ए, F बाय m हो जाने वाला है यहाँ से a, तो F क्या है भाई, तो 0.04 है, m क्या है भाई, तो 1 है। तो हमारा जो आंसर आ जाने वाला है 0.04, ऐसा यूनिट होता है एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा आंसर है भाई, 0.4 नहीं, 0.2 नहीं, ये नहीं, ये नंबर आंसर। फर्स्ट आंसर ही दे रहा है भाई, क्या मजाक कर रहा है जैकबोर्ड हमसे हमारे साथ। सर तुक्का मार के आ जाएंगे क्या, ना नहीं भाई तुक्का नहीं मारना। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी बच्चा वाला सवाल। हमें पता है जब भी हम किसी सरफेस पे किसी चीज को m मास के बॉडी को आगे ले जाना चाहते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स F पीछू की ओर काम करता है, पीछे की ओर काम करता है। और फ्रिक्शनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इंटू एन नॉर्मल फोर्स के। तो कहता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, इंडिपेंडेंट कहा भाई, डिपेंड कर रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, हाँ भाई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, नहीं भाई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, नहीं भाई। यहाँ पे तो अगर हम इसको और सॉल्व करें तो म्यू, और हमें पता है ये जो नॉर्मल रिएक्शन एन होता है ये किसके बराबर होता है बच्चों, mg के बराबर होता है। तो यहाँ पर mgm भी पुट कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। चलो भाई ये रहा हमारा सर्कुलर मोशन, देखो यही घूम गया भाई, ये कैसे हो सकता है,
तो सर्कुलर मोशन में बच्चों सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये डायरेक्ट पूछ लिया है हमें भाई क्या कि सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो हमें पता है भाई ये होता है एम बी स्क्वायर अपॉन में आर। तो हमारा फर्स्ट ही आंसर सही हो जाएगा, ए फॉर एप्पल वाला आंसर। तो बच्चों यहाँ तो लगता है जैकबोर्ड तुमको ए टिक लगा के आ जाएंगे सर, ए। इन द मोशन रॉकेट द फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व। तो हम आपको बताते हैं बच्चों, रॉकेट जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब तुम लोग हंसना मत, हम फिगर थोड़ा अच्छा बना रहे हैं भाई। और रॉकेट में फ्यूल भरा जाता है भाई, और जैसे जैसे फ्यूल जलता है तो फ्यूल के जलने के कारण नीचे एक फोर्स लगता है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार से एक फोर्स ऊपर की ओर लगता है बच्चों। तो कहता है कि कौन सा चीज कांस्टेंट रहता है इसमें, फोर्स कैसे कांस्टेंट रह सकता है, वर्क कैसे, वर्क तो चेंज होता चला जाएगा जैसे जैसे फ्यूल जलता चला जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम नहीं हो सकता है भाई, एंगुलर मोमेंटम तो सर्कुलर मोशन में होता है। एंगुलर मोमेंटम यहाँ तो स्ट्रेट जा रहा है, ऐसे ऐसे चक्कर काट के थोड़ा ना जा रहा है रॉकेट, तो सीधा जा रहा है। तो यहाँ पर होने वाला है हमारा लीनियर मोमेंटम। तो क्या कंजर्व रहता है भाई, लीनियर मोमेंटम। अगर हम 30 नंबर की क्वेश्चन की बात करें, एक जरा पानी पी लेते। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, ए साइक्लिस्ट इज मूविंग ए सर्कुलर पाथ। ये हमारा साइक्लिस्ट, जब तक पानी ला रहा है तब तक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग भाई। ये साइक्लिस्ट है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था। रेडियस कितना था, 80 मीटर भाई साहब इसका रेडियस दिया हुआ था। वेलोसिटी 10 था। हिज एंगल बैंड, ये जो ऐसे ऐसे करके मुड़ेगा सर्कल पाथ में, जब ऐसे मुड़ेंगे, मौत का कुआं अभी मेला वाला लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं गोड्डा में। तो जब ऐसे मुड़ता है तो एंगल होता है भाई। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाय आर जी। v स्क्वायर बाय क्या होता है भाई, आर जी। तो v हमारा दिया हुआ था, तो यहां पर से हम tan थीटा, v तो हमारा था भाई, v कितना था 10 इंटू 10। सर r था हमारे पास 80 और g 10 से 10 कैंसिल 1/8। तो अगर हम बात करें tan थीटा की बात करें तो 1/8 होगा। अगर हमें एंगल निकालना है थीटा, तो ये इधर जाके इनवर्स हो जाएगा बच्चों। तो tan इनवर्स फोर्स नहीं, tan इनवर्स 1/8, ये भी नहीं, ये भी नहीं। लगता है मेरा स्टूडेंट पानी नहीं लाया है भाई, हम ही को जाके खुद पीना होगा। एक सेकेंड। चलो पानी पी के आगे भाई। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, a body of mass m collides against a wall, velocity v and rebound with same speed, its change in momentum। बच्चों यहां पर कह रहा है क्या, एक वॉल है जिससे v वेलोसिटी से कोई बॉल आया और फिर वापस उसी वेलोसिटी से ही चला गया। ठीक है भाई, जाने दो, हमें क्या। कहता है कि चेंज इन मोमेंटम, तो बच्चा चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी से दिखाते हैं, और होता है फाइनल मोमेंटम, फाइनल और माइनस इनिशियल। इसका फॉर्मूला होता है फाइनल और इनिशियल मोमेंटम, इसको कह सकते हो मोमेंटम है। तो फाइनल मोमेंटम अगर हम लिखे बच्चा, तो मोमेंटम का जो सर फॉर्मूला होता है वो mv होता है। जी बिल्कुल। तो फाइनल मोमेंटम को हम mv लिखते हैं, इनिशियल मोमेंटम को हम mu लिख देते हैं बच्चा। अब देखिए कोई ना ऑब्जेक्ट यहां से आया, अगर इधर वाले की स्पीड को हम प्लस माने बच्चे, तो जाने वाले स्पीड को तो माइनस मानने वाले हैं। और एक चीज देख रहे हैं, अगर यहाँ mv लिख रहे हैं तो ये u जो है वो एक्चुअल में v के बराबर है, क्योंकि दोनों वेलोसिटी सेम था, तो यहाँ भी हम mv कर देते हैं। तो अब अगर बच्चों हम आने वाले को प्लस मानते हैं तो जाने वाले को माइनस मानना होगा। तो देखो फाइनल वाला जो है वो ये है, तो फाइनल वाला में हम यहाँ पे लगा देते हैं माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2mb। लेकिन हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मांग रहा है, तो इसलिए आंसर बोला गया है भाई मैग्नीट्यूड कितना है, तो 2mb। साइन को हटा दिया गया है क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से इसको सॉल्व करना था, मैग्नीट्यूड निकालना था, चेंज इन मोमेंटम। तो हमारा कितना हो गया भाई 2mb। विद साइन बोलता तो फिर यहां से माइनस हो जाता। ठीक है, ये आने वाला प्लस तो जाने वाला भाई माइनस। चलो
कहता है वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय, बच्चा हमेशा याद रखना आप कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा, और देखिए यहां पर कॉस थीटा किसी में नहीं है, और हमें पता है वेक्टर से जब भी कॉस को हटाया जाता है तो जो दो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके पीछे जो आता है बीच में वो डॉट प्रोडक्ट आता है। तो बच्चों जब भी कॉस हटेगा तो वो डॉट अपने स्थान पे लाएगा, तो ये नहीं हमारा क्या हो जाएगा भाई, एफ डॉट एस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों वेक्टर से ही है, बड़ा खूबसूरत सा है, कहता है ए बॉडी मूव्स इन वाई डायरेक्शन, ठीक है भाई एक्स वाई जेड, तुम कहीं पर चलो, तुम वाई में चल रहे हो। हम आपको एक चीज पहले बताते हैं, जब भी आप एक्स में चलेंगे तो आई कैप से दिखाएंगे, वाई में चलेंगे तो जे कैप से, और जेड में चलेंगे तो के कैप से। और याद रखेंगे बच्चा आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, और के डॉट के 1 होता है। तो बच्चा यहां कह रहा है ना कि कोई फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि फोर्स है हमारा कितना, -2i प्लस 15j और प्लस 6k न्यूटन, ठीक है भाई। और डिस्टेंस मूव कर रहा है वाई में, तो वाई में हमें पता है कि जे से दिखाता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 है भाई, जे है। सर वाई में मूव कर रहा था, आपने जे लिया, हम पहले बताया एक्स को आई से, वाई को जे से, और जेड को कैप यूनिट वेक्टर से दिखाया जाता है बच्चों। तो अभी तुरंत पढ़ा था वर्क बराबर सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा वाई वाला फोर्स सिर्फ हम लेंगे भाई, तो वाई वाला है 15, क्योंकि यहाँ हमारे पास वाई वाला है, और इनटू के 10 जूल। तो बच्चों 15 और 10 कितना हो जाएगा 150 जूल से जूल, ये सॉरी जे से जे जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है, तो खत्म। तो इतना एनर्जी सॉरी वर्क हो जाएगा, ये नहीं, ये है, ये गलत, ये गलत। क्या इतनी बात क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। Two bodies of mass m1 and m2 have equal kinetic energy ratio of linear momentum। पहले हम आपको एक फॉर्मूला डिराइव करना सिखाते हैं बच्चों। हमेशा याद रखना बच्चा कि P इज इक्वल टू होता है मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी। जी सर। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चा हाफ एम वी का स्क्वायर। अब हम ना इसमें कुछ बदलाव करने वाले हैं, छोटा सा, हाफ एम वी स्क्वायर, और हम नीचे भी, ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नोमिनेटर और डेनोमिनेटर। ऐसा करने से आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो हाफ m से m, तो m स्क्वायर और v स्क्वायर, और नीचे में m आ जाने वाला है। अब बच्चों हम देखते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी बराबर भाई ये जो m और vs के बदले p लिख सकते हैं, तो p का स्क्वायर, नीचे 2 और m आ जाएगा। तो अगर हम यहां से p स्क्वायर को फाइंड करें, तो ये चले जाएगा 2m इंटू के ई काइनेटिक एनर्जी। अगर p फाइंड करें तो रूट अंडर होने वाला है 2m के ई, मतलब मोमेंटम का जो काइनेटिक एनर्जी के केस में फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2m के ई होता है। तो कह रहा है दो बॉडीज था, मास m1 m2 था, हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल था, रेशियो ऑफ मोमेंटम। तो हम एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला आपने देख लिया, पहले वाले का जो मोमेंटम है वो हम ले लेते हैं 2m1 इंटू काइनेटिक एनर्जी, दूसरे वाले का ले लेते हैं भाई 2m2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, और हम इन दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, m1 नहीं कटेगा, काइनेटिक एनर्जी सेम था, खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो हो जाने वाला m1 बाय m2, जो कि आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन में ही है। तो आपने फॉर्मूला भी सीख गया और ये क्वेश्चन भी निकाल लिया। चलिए एक सेकंड बच्चों, एक्चुअल में हम अकेले वीडियो बना रहे थे तो जाके भी देखे भाई कि चल रहा है कि नहीं तो हम ही बोलते रहेंगे और वीडियो बंद होकर हो जाएगा भाई, तो थोड़ा सा हम देखने चले गए थे। द स्टोर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग व्हेन इट इज 2 सेंटीमीटर इज यू। भाई ना कोई स्प्रिंग है ऐसा कुछ, और तुम इसको खींच रहे हो
ऐसे खींचो, यू से खींचो तो स्प्रिंग में पोटेंशियल स्टोर जैसे छोड़ते हो वो वापस, तो क्या है 2 सेंटीमीटर, पहले ना हमने 2 सेंटीमीटर खींचा स्प्रिंग में, इस बार फिर भाई स्टिच की 8 सेंटीमीटर और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, और किसी को यहाँ पर छोड़ दिए, उसको ऐसे छोड़ दिए, बहुत जोर से चोट लगेगा। सर ऐसा नहीं करते हम लोग, ठीक है, तुम लोग अच्छा बच्चा। तो बच्चा कह रहा है अब कितना एनर्जी स्टोर होगा, तो याद रखिएगा भाई, हम जो स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हैं भाई पोटेंशियल में, वो U बराबर होता है के एक्स का स्क्वायर, जहां के होता है बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अगर हम U1 निकाले बच्चा, तो के स्प्रिंग कांस्टेंट, तो इसके लिए भी सेम, क्योंकि सेम ही स्प्रिंग है। x, तो पहला जो डिस्प्लेसमेंट था वो 2 था, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, सॉरी 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। इक्वेशन 1, अगर U2 हाफ के स्क्वायर होता है भाई, क्या, हाँ सॉरी मिस्टेक हुआ, हाफ के स्क्वायर होता है, हाफ कर देंगे आप। तो U2 अगर सेकेंड वाले में लगाए तो हाफ के, और x की जगह इस बार 8 है, तो कितना हो जाएगा भाई 64, और इक्वेशन 2। अब हम इसको डिवाइड दे रहे हैं बच्चा U1 को U2 से, तो सर हाफ के इंटू 4, और सर हाफ के इंटू 64, ये तो गया सर 4 से कितना बार में 16 बार में सर। तो अगर हम बात करें सर 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 ये U2 था, तो U1 यहां से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो U1 जाके मल्टीप्लाई हो जाने वाला है इंटू 16 से, और U2 तो जो सेकेंड बार में जो था वो पूछा जा रहा था से U2, तो 16 टाइम्स U1 हो गया था, तो 16U हो गया, 16U इजिली भी आंसर निकल गया। तो आप याद रखेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर होता है भाई। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, ए बॉक्स इज ए पुश्ड थ्रू 4 मीटर। हमने किसी बॉक्स को धक्का मारा भाई, चलो धक्का मारते हैं, ये बॉक्स है हमारा, और इसको धक्का मारते हुए हम डिस्प्लेस कर दिए कितना 4 मीटर, ठीक है सर। और इस पे हमने जो ऑपरिंग रेसिस्टेंस फोर्स लगाया था वो 100 न्यूटन था, तो वर्क मांग रहा था, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स 100 और डिस्प्लेसमेंट था भाई 100, तो हो गया कितना 400 न्यूटन। तो क्वेश्चन में पूछ 400 न्यूटन कहते हैं जूल हो गया बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई रेसिस्टिंग फोर्स बोला जा रहा है, रेसिस्टिंग फोर्स। तो रेसिस्टिंग फोर्स जो होता है बच्चा वो नेगेटिव में आता है, क्योंकि वो आपका रेसिस्ट करता है, आपको रोकता है, रुकावट डालता है। तो ये नहीं होगा, प्लस वाला नहीं होगा, आंसर ये होगा 400 ही होगा, लेकिन आंसर क्या होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर क्या है रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस क्लास 10 में पढ़े थे, रुकावट डालता मतलब आपके फोर्स का वो विरोध करता है बच्चों। एनालोगस ऑफ फोर्स ऑफ रोटेशनल मोशन, अभी हम बात किए थे आपको कि रोटेशनल मोशन जहां भी बात आए भाई तो वहां हमको क्या लगाना है टॉर्क। ये नहीं होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ क्वेश्चन नहीं, एंगुलर मोमेंटम नहीं भाई, ये तो सर्कुलर मोशन में आएगा। तो सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल है भाई, तो रोटेशनल में कौन आने वाला है टॉर्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m, एक सॉलिड स्फीयर है भाई और उसके रेडियस के अबाउट इट्स डायमीटर। तो बच्चों इस चैप्टर को अभी हम लोगों ने जो पढ़ना स्टार्ट किया है तो हम तुमको फॉर्मूला प्रूव करके दिए हैं भाई कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सॉलिड स्फीयर के लिए वो ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ रहा है, जो कि होता है 2/5 mr²। डिस्क के लिए होता है, रॉड के लिए होता है। तो जब भी अकॉर्डिंग टू डायमीटर पूछे स्फीयर के लिए भाई तो वो होता है 2/5 mr²। 22 में कहता है विच ए टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट। तो बच्चा हम जानते हैं भाई कि सर टॉर्क का फॉर्मूला होता है भाई, एक होता है सर फोर्स, हाँ सर, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जी सर, और एक टॉर्क का फॉर्मूला होता है dl/dt। तो हमको तो बोल रहा है सर कि यहाँ टॉर्क जीरो, तो इसके बदले में जीरो, हाँ सर जीरो रख दिया dl/dt। dl/dt जीरो तभी हो सकता है जब L क्या हो कांस्टेंट हो, क्योंकि हमें पता है भाई कि L का डिफरेंशिएशन किसी भी टर्म का जब वो कांस्टेंट होता है तो जीरो, तो हम टॉर्क जीरो मतलब dl/dt जीरो भाई। और बोल रहा है कि कौन कांस्टेंट, इसका मतलब L कांस्टेंट है, तो L क्या है भाई लीनियर मोमेंटम है। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा।
सीधी सी बात है सर, यहाँ कांस्टेंट होगा तभी वो जीरो हो सकता है, तो dl बाई dt कितना हो गया भाई, जीरो। तो L कांस्टेंट है इसका मतलब। 23 की बात करें तो कहता है द वैल्यू ऑफ जी सेंटर ऑफ द अर्थ। आप लोगों को हमने ग्रेविटी में पढ़ा रखा है, सेंटर पे, सरफेस पर, अबव द सरफेस, बिलो द सरफेस। तो हमें पता है बच्चा हमारा तुरंत आंसर देगा सेंटर पे क्या होता है भाई, जीरो। किसी भी अर्थ के सेंटर पर जो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान होता है भाई वो जीरो होता है। 24 में बच्चा द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अरे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, एस्केप वेलोसिटी। सर ये पत्थर लिया और हमने फेंक दिया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से और वो हमारा पत्थर नहीं आया। क्या बोल रहे हैं सर? जी हाँ बच्चों, अगर आप अर्थ पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक देते हैं तो वापस नहीं आता है। यही हमारा एस्केप वेलोसिटी होता है। हर प्लैनेट के लिए बच्चा एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू अलग अलग होता है और हम याद रखेंगे हमारा जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो 2gr होता है। तो कहां है भाई, ये नहीं है, ये है, ये गलत, ये गलत। तो एस्केप वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है अर्थ का, याद रखेंगे आप, नंबर में 11.2 होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? किलोमीटर पर सेकंड होता है। क्लियर है इतनी बात? अर्थ के लिए इतना, अलग अलग प्लैनेट के लिए रेडियस चेंज होता है तो अलग अलग होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी वैल्यू चेंज होता है। केपलर थर्ड लॉ नॉन एज, तो पहले बच्चा हम ये समझते हैं ना, क्या समझते हैं सर? पहला बात, ये बहुत गंदा फिगर बना भाई हमने, ये क्या होता है, ये बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ भाई। बच्चों एक बात तुम्हें बताते हैं ना हम पहले, एक सर्कल और एक इलिप्स में क्या अंतर है? तो आप बोलेंगे सर्कल में एक सेंटर, जी हम भी बोलते हैं। इलिप्स में दो सेंटर सर, F1 और F2। सर जो हमारा सन है वो चाहे F1 पे रह सकता है चाहे F2 पे। तो पहली बार जो केपलर्स लॉ ने बताया बच्चा कि लॉ ऑफ ऑर्बिट, जो हमारा जो सन है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, वो था हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ कहा कि इक्वल एरिया स्वैप्स करेगा भाई, इक्वल एरिया स्वैप्स करेगा भाई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो सेकेंड लॉ था। और लॉ ऑफ पीरियड जिसमें हम लोगों ने प्रूव किया था बच्चों, याद करो कि टाइम स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यूब। तो जो था लॉ ऑफ पीरियड, तो थर्ड लॉ जो बोलता है वो ये है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड लॉ है। तो 26 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी बार पढ़ के रखा है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है सर, तो वो हो जाने वाला है सर gm/r हो जाने वाला, और माइनस तो ये नहीं, ये नहीं, ये होने वाला है सर, ये भी नहीं, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया। चेक बहुत इजी है। विद इन इलास्टिक लिमिट द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या अंतर है भाई? तो सर हम लोग पढ़ रखे हैं पहले से, स्ट्रेस और स्ट्रेन इज इक्वल टू सर कांस्टेंट। जी हाँ, और ये जो रिलेशनशिप दिए थे ये हुक लॉ दिए थे, हुक साहब दिए थे सर, हुक्स दिए थे। तो हुक्स ने कहा था स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू सर स्ट्रेन। तो सर ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है सर, ये था हुक्स लॉ, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेस और स्ट्रेन के कई टाइप्स को, स्ट्रेन के टाइप्स को पढ़ा था, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक, टेंजेंशियल, ऐसे से पढ़ा था भाई। तो वो जब पढ़े थे तभी, अभी तो ऑब्जेक्टिव है तो भाई ये आने वाला हमारा आंसर। 28 में कर रहा है फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, 60 न्यूटन का फोर्स है भाई, फोर्स है बच्चा यहाँ पर 60 न्यूटन का, और जो लग रहा है वो टिप ऑफ पेन, पेन के स्नेल के द्वारा, जिसका एरिया है भाई 0.001 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गलत है, सारा आंसर पास्कल में है सर, तो उसको मीटर में बदलिए, तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। तो हमारा जो प्रेशर निकालने बोल रहा है वो फोर्स अपॉन में एरिया होता है सर। सर यहाँ सेंटीमीटर हट जाएगा जब 10⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो 60 अपॉन 0.001 इंटू 10⁻⁴, तो पॉइंट उड़ा, यहाँ 2 लड्डू और आ गया और 4 ऊपर चल जाएगा, तो
एक दो एक 3 लड्डू और 4 लड्डू पर गया, 1 2 3 4, तो भाई कितना लड्डू, तो 6 पे 2 2 4 2 6 1 7, 7 का ये भाई 8 हो रहा है। अच्छा यहाँ एक लड्डू और आएगा 2, तो एक और, तो यहाँ पे 8 हो गया, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल भैया साहब आ गए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं हम लोग इसको। तो इजी सा क्वेश्चन था वो ये था भाई। चलो 29 नंबर, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर आइडियल गैस 7/2 तो Cp/Cv। अब बच्चा ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है भाई, तुरंत अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। हमें पता है Cp - Cv इज इक्वल टू R। सर यहाँ पर Cp क्या होता है भाई, तो Cp होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। बोलिए सर मोलर हीट क्या होता है भाई, तो पहले आपको स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ना होगा। बताए थे क्लास में किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट लगता है वो कहलाता है स्पेसिफिक हीट। तो सर आपने तो मोलर, तो भाई किसी गैस के 1 मोल के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट लगेगा भाई वो मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाएगा। वो दो तरह से होता है भाई, Cp और Cv। और ये जो फॉर्मूला ये मेयर्स के फॉर्मूला से आता है थर्मोडायनेमिक्स में, जो कहता है Cp - Cv इज इक्वल टू R। तो हमारा क्या कह रहा है भाई, Cp और Cv, तो कह रहा है मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर। Cp दे रहा है भाई 7/2 R दे रहा है, Cp भी नहीं पता है बच्चा R, यहाँ से Cv निकाल लेंगे तो R - 7R/2 सर माइनस Cv, तो 2 एकम 2, 2 में 7 गया तो -5R/2 सर, यहाँ सॉरी माइनस माइनस कट गया सर, Cv निकल के आ गया है सर। तो Cp और भाई Cv निकालना है हमको, तो Cp तो पहले से था 7/2 R था सर, और ये आ गया 5R/2 आ गया, ये खत्म, ये गया, तो 5 नहीं कटा देना भाई, R हमने कटाया, 7 बच रहा है भाई, यहाँ से 7, अरे भाई 7 R से हमने कटाया भाई, कलर चेंज करके बताते हैं, ये बचा हुआ है हमारा, R से R गया भाई, तो 7 अपॉन में सॉरी 2 बचा ना, 2 कट गया, 7/5 का ऑप्शन नंबर बी। मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cp - Cv का जो रिलेशन आता है सर वो थर्मोडायनेमिक्स में मेयर्स फार्मूला के द्वारा आता है, जो कहता है Cp - Cv बराबर R, जहां R गैस कांस्टेंट है सर। अगर R का वैल्यू पूछ लेता तो सर हम 8.31 लगाते। टेम्परेचर ऑफ द प्रेशर इन फ़ारेनहाइट, तो बच्चों चलो इसको जादू से हम लोग सॉल्व करेंगे। जादू क्या है इसको, तो जादू क्या है सर, तो जादू में 3 स्केल याद करना है, सेल्सियस का C लोएस्ट 0, हाईएस्ट 100, हम याद करेंगे फ़ारेनहाइट के F लोएस्ट सर 32, हाईएस्ट 212 सर, केल्विन का K लोएस्ट 273, हाईएस्ट 373। तो हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो ये दोनों को हम रेफरिंग कर लिए, इसी दोनों का काम है। तो सर सेल्सियस का स्पेलिंग कितना होता है, C सर, जी हाँ, लोएस्ट 0, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो हाईएस्ट 100 माइनस लोएस्ट 0 सर, जिस तरह C लिखे उस तरह फ़ारेनहाइट का बदल रहा है, तो F, फिर सर लोएस्ट 32 सर, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, जी हाँ भाई 212 माइनस 32। अब हमें C दिया दे रखा था 40, तो C के जगह हमने 40 यूज कर दिया, -0 अपॉन 100 में 0 जाएगा 100, F को तो लाना ही है -32 अपॉन में 212 में 32 जाएगा, तो बच्चों 180, 40 में 0 जाएगा तो बच्चों क्या होने वाला है, 40 ही हो जाने वाला है, अपॉन में 100, यहाँ पे F -32 अपॉन में 180, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होने जा रहा है 40/180 इंटू 100 इंटू 180 F -32, तो यहाँ 0 से 0 खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया, यहाँ कितना आ गया 72 बच्चा, इधर से माइनस आ जाएगा +32, तो F जो आ गया वो 2 2 4 7 4 11, तो F जो आ रहा है वो 73 और +32 आ रहा है, तो जो कि हो जा रहा है 104 फ़ारेनहाइट। अगर किसी भी स्केल को हम लोग भूल जाते हैं याद, तो अगर ये याद रखते हैं तो किसी में किसी को चेंज कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा 104 हो जाएगा। याद रखेंगे सेल्सियस बोला था, तो सेल्सियस का C लोएस्ट 0, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, फ़ारेनहाइट का F लोएस्ट 32, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट नीचे लिखते हैं हम लोग हमेशा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट नीचे, और हमको C दे रखा था, C पुट कर दिया, F निकल गया।
ए गैस कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो बच्चा हम याद रखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई गैस था, ठीक है भाई सर, इसका पहले ना वॉल्यूम भी था, इसको कंप्रेस आइसोथर्मली किया गया और कंप्रेस करके वॉल्यूम को हाफ कर लिया गया। तो कहता है व्हाट फैक्टर डज प्रेशर, प्रेशर कैसा होगा। तो आइसोथर्मल में हम लोग जानते हैं जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1 V1। तो बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा P2 V2। तो P1 V1 को वैसे रहने देते हैं P2 V2 जो है वो मेरा हाफ हो जा रहा है पहले वाले का, तो पहले वाले को यहाँ V1 अगर हम दिखा दे तो ज्यादा होता है, बढ़िया होगा। तो यहाँ से क्या हो जाने वाला, V1/2 हो जाने वाला है। V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा P1। तो यहाँ से P2, तो बच्चा जो हमारा जो सेकेंड वाले का प्रेशर है वो दुगुना हो जाएगा फर्स्ट वाले का। तो आंसर नंबर पहला ये आपका दुगुना हो जाएगा भाई। आइसोथर्मली हो रहा था तो P1 V1 भाई कांस्टेंट, P2 V2 इसका कांस्टेंट, V2 जो था पहले वाले का हाफ, तो पहले वाला V1 था तो उसका हाफ कर दिए। यहां पर क्वेश्चन है एनर्जी एसोसिएटेड विच ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो भाई हमें पता है कि जो एनर्जी एसोसिएटेड ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है वो 3/2 kT होता है भाई, नहीं 3/2 kT नहीं होता, सॉरी वो होता है हाफ kT। अगर हमसे यही किसी गैस का, अगर किसी गैस को पूछा जाए तो याद रखेंगे बच्चा, एक बात को हम आपको सिखा देते हैं। जो हमारा गैस होता है वो होता है मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक। मोनोएटॉमिक का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है 3, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 और एक्चुअल में इसमें 2 बढ़ता है बच्चा। हाँ, इसमें हमारा 2 आ जाएगा। एक और एक लीनियर के लिए होता है, एक नॉन के लिए होता है और एक लीनियर के लिए होता है, एक नॉन लीनियर के लिए होता है। तो बच्चा ट्राइएटॉमिक्स में नॉन लीनियर और लीनियर, तो नॉन लीनियर के लिए जो होगा वो हो जाएगा 6 और इसके लिए लीनियर के लिए हो जाएगा 7। तो कह रहा है क्या एक मॉलिक्यूल्स के लिए, तो एक के लिए क्या हो जाएगा हाफ kT। यहां पर हमारा बच्चा जवाब देगा, यहां पर पूछ रहा है एक मॉलिक्यूल्स के लिए तो वो हाफ kT, मोनो के लिए पूछता तो 3/2 kT, डाया के लिए पूछता तो 5/2 kT और ट्राया के लिए, नॉन के लिए पूछता तो 6/2 kT, लीनियर के लिए होता 7/2 kT। ठीक है, चलिए 33 में कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इंक्रीज। ये तो बच्चा वाला सवाल है। एक आइडियल गैस का टेम्परेचर इतना से इतना इंक्रीज हो गया आरएमएस, तो हमें पता है वी आरएमएस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो पहले टेम्परेचर 120 था तो भाई वी आरएमएस एक बार निकाल लेंगे हम लोग 120, ठीक है, और एक बार वी आरएमएस निकालेंगे बच्चा पार्टी कितने के लिए, 480 के लिए। अब इसको हम क्या करें, डिवाइड दे रहे हैं दोनों वी आरएमएस को। एक 120 के लिए था, एक रूट अंडर 120 और एक है रूट अंडर 480। 0 से 0 12 चौके 48 हो जाएगा, तो यहां से निकल जाएगा 1 और 4 का निकल जाएगा भाई 2, तो 2 टाइम्स हो जा रहा है भाई, तो डबल हो जा रहा है आंसर। यहां देखिए जो वी आर एम एस था, ये वी आर एम एस था और ये सेकंड वाला जो वी आर एम एस था, ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और इधर वाला ये इधर चला जाएगा। नहीं समझे सर, हम इसको 1 दिखा देते हैं यहाँ पे 1 और इसको दिखाते हैं 2, यहाँ पे 2 दिखा दिए, तो ये इससे जाके मल्टीप्लाई, तो ये 1 वाले से और ये 2 वाले का। तो सेकंड वाले में जब 480 हो गया तभी पूछ रहा था, तो जब सेकंड वाले का पूछ रहा है बच्चों, ये 2 वाले का पूछ रहा है, तो फर्स्ट वाले से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जा रहा है। सर समझ में नहीं आया, फिर से समझाते हैं बच्चा। एक वी आर एम एस फर्स्ट वाले के लिए छोटा से हमने लिखा, ये था हमारा 120। दूसरा वी आर एम एस बड़े वाले के लिए लिखते हैं जो कि 480 है, ऐसा कुछ लिखते हैं 480। ये रूट से रूट मतलब अभी ऐसा कटाओ 0 से 0 12 चौके 48 हो जाएगा। तो वी आर एम एस छोटा वाला नीचे, यहाँ वी आर एम एस बड़ा वाला, यहाँ से हो जाएगा 1/2, तो ये जाके इससे 2 छोटा वाला से मल्टीप्लाई और ये बड़ा वाला वी आर एम एस मांग रहा है,
तो बड़ा वाला VRMS के लिए मांग रहा था तो 2 टाइम्स हो गया भाई। जब 480 हो गया इंक्रीज करके तो हो गया भाई 2 टाइम्स हो गया पहले वाले का। तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज 3/2 RT, वैल्यू ऑफ Cp। कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल्स ऑफ गैस जो है वो भाई 3/2 RT है, वैल्यू ऑफ Cp। तो हम सीधा यहां से सॉल्व करेंगे। 3/2 जो है हमारा वो Cp बोला है, तो यहां से 1.5 आने वाला है, इसका आंसर 1.5 आर आ जाने वाला है, 1.5 आर आ जाने वाला है। 35 में कह रहा है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर सेम टेम्परेचर। बच्चों कह रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सेम टेम्परेचर पे एंड प्रेशर, मास दोनों का दिया हुआ है। तो एक का मास O2 और एक का मास H2, सॉरी O2 से दिखाए और ये H2 से। इसका मास है 16 टाइम्स इसके मास से, ठीक है भाई। तो ये कह रहा है द रेशियो ऑफ RMS। तो RMS में, तो RMS में क्या भाई, बच्चा वाला सवाल है, क्वेश्चन RMS पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों को डिवाइड कर देने वाले हैं। VRMS जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। तो रेशियो ऑफ RMS, चलो तो 2 मिनट का टाइम देते, निकालो। कैसे आ रहा है सर भाई, VRMS जो हमारा ये RMS जो आता है वो आता है कितना, 3RT/m होता है, m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो निकालो। ये आया, चलो देखो यहां पर ना एक ऑक्सीजन है तो हम इसको V0 दे देते हैं और एक हाइड्रोजन है। याद रखेंगे यहाँ जो बाय में ले रहे हैं ऊपर में ये m, तो इस मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो यहाँ वाला यहाँ आएगा इसका वैल्यू। तो इसका वाला वैल्यू 1 था, इसका वाला वैल्यू नीचे आएगा 16। नहीं समझे सर, अरे भाई V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो m था, तो V0 का जो m आएगा ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला गया, और इसका वाला नीचे। तो 1 में 16 का कितना निकल जाने वाला है, 4 आ जाने वाला है। तो 1/4 पर इजी में बच्चा वाला आंसर है। 36 एवोगाड्रो नंबर इज द मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल ऑफ गैस, तो बच्चा देखते साथ उड़ा देगा मेरा भाई, लीटर के लिए नहीं, मीटर के लिए नहीं, 1 मोल ऑफ गैस थे। तो बच्चा देखते साथ कि एवोगाड्रो नंबर जो था 6.022 into 10 to the power 23, वो 1 मोल ऑफ गैस होता है बच्चा। 37 में कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी निकालना है, चलो जल्दी से बच्चा निकालेगा। F बराबर सर 1/t सेकंड, यहाँ F इज इक्वल टू 1/t, तो 1/2 तो 0.5 हो जाने वाला आंसर। हर्ट्ज में नापते हैं भाई। 38 नंबर SHM से शायद क्वेश्चन है ये। SHM का एक प्रोग्रेसिव वेव रिप्रेजेंट, जो एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, बच्चा मेरा चुटकी में बना देगा। y इज इक्वल टू 5 साइन 100 पाई t माइनस 2 पाई x। तो बच्चा सबसे पहले हम एक बात बताते हैं आपको, जो हमारा फॉर्मूला होता है वेव का SHM का, तो होता है वो a साइन ओमेगा t माइनस kx, ये होता है kx। तो आप a को देखें, a जो है आपका वो 5 है, ओमेगा जो है वो 100 पाई है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, तो मैक्सिमम पूछा जा रहा है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो कि होता है a इंटू ओमेगा होता है। तो a हमारा 5 है, ओमेगा 100 पाई है, तो 500 पाई हो जाएगा। कहाँ है भाई आंसर साहब, ये आंसर पहला ही है, 500 पाई मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा था, तो वेलोसिटी भाई क्या होता है, मीटर पर सेकंड। हम फिर से बताते हैं, ये जो SHM है इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है a sin ओमेगा t माइनस kx। तो a हमारा 5 था, ओमेगा 100 था।
चलो अब हम अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। द डॉपलर इफेक्ट इज अप्लाइड। डॉपलर इफेक्ट किसके लिए होता है भाई? तो साउंड के लिए और वेव दोनों के लिए यूज होता है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, सर हम भी जानते हैं, तो भाई मार दो। 14 नंबर और लास्ट क्वेश्चन, चलो स्क्रीन पर बनाओ। कहता है स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर इंडिपेंडेंट टेम्परेचर। नहीं भाई, टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है। तुम कैसे कैसे बातें बोलते हो भाई, ये नहीं होता है। इंक्रीज विथ इंक्रीज प्रेशर, नहीं भाई। इंक्रीज विथ इंक्रीज ह्यूमिडिटी, एकदम बिल्कुल सही। जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो इंक्रीज हो जाता है। तो यहां पर हमारा सेशन बच्चों लोग खत्म होता है। उम्मीद करेंगे कि चीजों को हम तुमको समझा पाए। हम कल फिर तुम्हारे लिए 2021 का पेपर लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।